रामसर साइट में शामिल करने और इस झील को और क्वेश्चन आवर और व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 151 श्री वी विजय साई रेड्डी। सर क्वेश्चन नंबर 151 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है मान्यवर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री वी विजय साई रेड्डी। सर दी earlier chairman of Visakhapatnam Port Trust is on the record saying that the cruise terminal building and cruise berth would be operational by April 2003, but so far now we are in the month of July, August, and so far the operations have not been started, and the terminal building is not ready, and it is not ready for inauguration, sir. And I would like to know in the last para of the reply that has been given by the minister that it would be in inauguration after completion of all the major components. The major components are question sir. That's all, sir. Major components are cruise berth construction, cruise terminal building, structural works, which are yet to be completed. Honorable Minister. What is the minister's time? Honorable Minister. मान्यवर बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा विलंब जरूर आया है। 21 और 22 में कोरोना की वजह से विलंब के कारण हमको थोड़ी परेशानी हमको ही नहीं पूरे विश्व में हुई है मान्यवर। और 2020 के मार्च में कोविड का पहला दौर, 21 में दूसरा दौर कोविड-19 का रहा, तो इस पे प्रतिबंध लग गया और हमने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अनुरोध पर ही ये पैसा दिया था और हमने कहा हम इसका वित्त पोषण करेंगे, पैसा देंगे जितना भी पैसा लगेगा। और हमने तो समय पर वीबीटी को 77 करोड़ रुपए जो पूरा उन्होंने बताया था इतने पे ये पूरा पोर्ट बनेगा, उसका आधा यानी कि 38.50 करोड़ रुपए समय पर दे दिया था। और अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा जो अनुमोदित धनराशि है उसके अनुसार पर अगर देखा जाए तो ये प्लीज माननीय मंत्री जी ब्रीफली रिप्लाई दें, प्लीज ब्रीफली रिप्लाई। जी सर, संक्षेप में ब्रीफली रिप्लाई दें। सर बिल्कुल तैयार है, बन के तैयार है। ये आपका जो आज प्रश्न है, मैं बहुत ही मान्यवर से ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी से कि जिस समय चाहेंगे उस समय हम उसका उद्घाटन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये वीवीटी को करना है। हम तो इसमें सहायक हैं, हम पैसा देते हैं। उन्होंने कहा आधा पैसा दे दीजिए, हमने दे दिया है। हमने अभी बैठक में भी आ गया, उन्होंने कहा जिस समय चाहेंगे वो तैयारी इसकी कर रहे हैं। सारी चीजें बनकर आज तैयार हो चुकी हैं। Second supplementary. Sir, my permission is not required for the minister to inaugurate it, sir. It is unreasonable, unwarranted. Second supplementary, yes, sir. Please. Sir, will the minister consider increasing the passenger capacity from present 2,500 to 5,000 and also provide helicopter services and seaplane services like they have provided in Cochin cruise terminal? Thank you. माननीय मंत्री जी उत्तर। मान्यवर हम इसमें that he has to give विजय साई रेड्डी। मान्यवर हम इसमें अपने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के एक किस्म से साथी हैं। वो जो भी मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। जितने हमारे पोर्ट प्रारंभ हो रहे हैं उस पर भी हम सहायता कर रहे हैं, हम उनको सहायता देते जा रहे हैं। निकट भविष्य में इसका उद्घाटन भी होगा और सी प्लेन की जहां जहां पर सर्वे चल रही है उसमें आता होगा तो वो भविष्य में देखा जाएगा। और जहां तक आपने कहा है कि क्या क्या आप इसमें करेंगे, किस टाइप से होगा, तो अभी हमारा लगभग अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जितना भी हमारा यहाँ पर पर्यटक है उसने आना प्रारंभ कर दिया है। और बहुत सारे पोर्ट को हम इसको ही नहीं, बहुत सारे पोर्ट को हम सहायता भी कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं जब डिमांड आती है तो।
और इतना ही नहीं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को वाराणसी से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 गंगा नदी पर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी तक विश्व के सर्वाधिक लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई, जो लगभग 32 किलोमीटर के जलमार्ग को पूरा करते हुए बांग्लादेश होते हुए सफलता से डिब्रूगढ़ में पहुंच गया है। तो इस तरह से कहीं भी अगर करना होता है तो पर्यटन विभाग सहायता करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। माननीय धन्यवाद मंत्री, प्लीज विजय सर, Going to be inaugurated, sir. ऑनरेबल वासन साहब, टीके वासन। Tamil Nadu has 3 major ports, sir. Chennai port has a well-facilitated cruise terminal catering the needs of lakhs and lakhs of passengers, ship and cruise ships, sir. Sir, Chennai, Mahabalipuram, Puducherry is a very favorite destination for cruise tours, sir, which will earn valuable revenue for the central government, sir. I would kindly like to know from the Honorable Minister that has the ministry has any idea of promoting cruise tourism in Tamil Nadu, especially this favorite sector. थैंक यू। माननीय मंत्री जी उत्तर। जी मान्यवर, हम लोग जो है कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हम अपने विभाग, अपने सहायक विभाग को सहायता कर रहे हैं। तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के लिए हमने 17.24 धनराशि जारी कर दी है और स्वीकृत की है। उसको भी हम जिस तरह से पोर्ट ट्रस्ट ने डिमांड करी है उसको हम दे रहे हैं। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी है। और संख्या बढ़ाने की बात पर जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, लगातार हमारा तो प्रयास रहता ही है कि जैसे जैसे कंसर्निंग स्टेट, कंसर्निंग डिपार्टमेंट इसमें काम करेंगे, हमसे जितनी भागीदारी चाहेंगे हम तत्पर भागीदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू। प्लीज यस, माननीय जीवीएल नरसिंह राव। First of all, congratulate Honorable Prime Minister, Minister of Tourism, Minister for Ports for a world-class cruise terminal in Visakhapatnam. The question is about this, sir. It's the only state-of-the-art cruise terminal that is it's almost ready. I visited this personally on July 17th, sir, and it's almost ready for inauguration. My question to the Honorable Minister is, it'll be a pride of infrastructure. It's an infrastructure of pride for Visakhapatnam. Cruise operations are going to start very soon. International cruise liners have shown interest in operating from Please, Visakhapatnam. question. My question is, will the ministry take appropriate steps to talk to the concerned Ministry of Home Affairs to commence operations, customs operations, so that we can have international cruise operations? प्लीज माननीय मंत्री जी। बिल्कुल मान्यवर, पूरी वार्ताएं चल रही हैं और शीघ्र ही इसका उद्घाटन भी होगा और पूरा संचालन प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। माननीय गुलाम अली। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में और हॉनरेबल मिनिस्टर, मेरा हॉनरेबल मिनिस्टर से ये क्वेश्चन है कि ऑल टेरेन व्हीकल पहले घोड़ा का इस्तेमाल होता था, जैसे गुलमर्ग का मैं एक एग्जांपल दूंगा, और घोड़ा के लिए और ऑल टेरेन व्हीकल, जब घोड़े से ऑल टेरेन व्हीकल जो इस्तेमाल होंगे तो हज़ारों की तादाद में जो घोड़े वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जिससे घोड़े वाले का भी रोजगार रहे और उसमें भी एक कोई मैकेनिज्म हो कि जिसमें प्रॉपर ऐसा कोई प्लान है क्या? धन्यवाद गुलाम अली। धन्यवाद। मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को, कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट जैसा डिसाइड करती है वैसा करें। हम लोग तो यहाँ से गाइडलाइन देते हैं और बाकी स्टेट कोई अगर प्रोजेक्ट देती है, अगर वो हमारे पैरामीटर पर ठीक आता है हम स्वीकार करते हैं। वो जो नियम बनाती हैं वो ठीक है तो वो चलाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो स्टेट का है।
धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 152 माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी। सर क्वेश्चन नंबर 1 माननीय मंत्री जी। इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। धन्यवाद। पहला सप्लीमेंट्री पहला सवाल। थैंक यू चेयरमैन सर। मंत्री जी ने अनुराग ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्या वो आंसर दिया है। मेरा पूछना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर में, जैसे पहले सर्बानंद सोनोवाल थी, उसके बाद किरेन रिजिजू, अभी अनुराग जी है, इस टाइम से खेल को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था क्या है? और नॉर्थ ईस्ट को जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ा है दूसरी कारण से, अभी खेल से भी जोड़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक लिस्ट उन्होंने दिया है 25 प्लेयर्स का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसका 364 करोड़ रुपीस का यूनिवर्सिटी किया है इसके लिए, और खेलो इंडिया के लिए भी 520 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट किया है, स्पोर्ट्स हॉस्टल किया है। लेकिन इसका अलावा और क्या क्या व्यवस्था ले रहा है जो प्लेयर्स को निकालने के लिए? काइंडली मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसको क्या 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 है उसको विस्तृत से बताएं। और खेल दो इट इज स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट, बट व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट? सवाल ब्रीफली पूछें प्लीज। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सांसद महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां पूर्व की सरकारों में केवल लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, और 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। ये दिखाता है कि सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रेम भी और काम भी। इसके अलावा सर, जो खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, अब ये सेंटर्स 1000 सेंटर एक साल में हम खोलने जा रहे हैं। और मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि इसी साल 2023 में देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स दे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर जिला में एक नहीं, बाकी जगह एक सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हर जिला में 2-2 सेंटर भी लगभग देने का काम हमने किया है। जो 227 खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिए हैं, ये दिखाता है मोदी सरकार का। दूसरा, जो आपने कहा अन्य प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, तो ऐसे 75 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए सैंक्शन है जिसके ऊपर 520 करोड़ रुपया 520.60 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सर, इसका 634.34 करोड़ रुपया अलग से है। ये जो प्रोजेक्ट हैं 75 प्रोजेक्ट, जैसे हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे 75 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए 520 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च हो रहा है। जो उन्होंने पूछा अन्य क्या हो रहा है, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी 3 वहां पर चल रहे हैं, 12 साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, 22 एक्रेडिटेड अकेडमीज वहां पर चल रही हैं। ऐसे हमने अखाड़े भी वहां पर लिए हैं। और सर, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियों ने विशेष तौर पर, मैरी कॉम इस सदन का हिस्सा थी, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में कहीं से आई तो मैरी कॉम। अगर हमें कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल किसी ने जिताया और कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल किसी ने जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से बेटी आती है। ऐसे ही हमारी अन्य खेलों में भी, फुटबॉल में सुनील छेत्री से लेकर हमारे बाईचिंग भुटिया हो, या हमारे लवलीना ने बॉक्सिंग में, या शिवा थापा ने, ऐसे सर मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान खेलों की दृष्टि में है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं, 2014 के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी ताकत के साथ काम किसी ने खेलों की दृष्टि में किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। धन्यवाद। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी, दूसरा सप्लीमेंट। चेयरमैन सर, थैंक यू, और मंत्री जी को भी धन्यवाद। आपने लवलीना मीराबाई का बात बोला, मैं जानना चाहता हूँ, एक खेल क्षेत्र में कॉरपोरेट गोष्ठी का जो CSR फंड है और आदर्श जो इंस्टीट्यूट वहाँ पर बना हुआ है, उसका कुछ हेल्प लेने का व्यवस्था क्या है क्या? और मीराबाई चानू, लवलीना, सीमा दास जैसा प्लेयर को मदद मिले, इसका कुछ व्यवस्था चिंतन क्या है क्या? सांसद महोदय कामाख्या, ये हमारे बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, उस रीजन के युवा नेता भी हैं तासा जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने CSR फंड की बात कही है कामाख्या प्रसाद जी ने, वो कॉरपोरेट अफेयर्स के CSR का जो नियम है उसमें शेड्यूल 8 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज दी हैं,
कंपनीज अपनी अपनी प्रायोरिटीज तय करती हैं, लेकिन भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड एक क्रिएट किया है, जहां कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें डोनेट करता है किसी एथलीट को, किसी गेम को, किसी स्पोर्ट को या किसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उसको एटीजी और 12A के अंतर्गत एग्जम्पशन इनकम टैक्स भी मिलती है, उसका लाभ भी मिलता है। और हमने उस दृष्टि से भी खिलाड़ियों को बहुत मदद करने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए, एक उनकी सोच थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। जब सोनोवाल जी खेल मंत्री थे तब वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और उसको इसलिए लागू किया गया कि बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार देश विदेश का खिलाड़ियों का सहन करती है। और इसके अलावा 6 लाख रुपया यानी कि 50,000 रुपया महीना उनको जेब खर्च, ये भी खिलाड़ी को देना सुनिश्चित भारत सरकार करती है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। फिर दूसरा है, इसी तरह से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एथलीट का भी सर पूरा भारत सरकार सहन करती है, वहन करती है, और 3 लाख रुपया उनको 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है। खेलो इंडिया एथलीट के लिए भी 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और 1,20,000 रुपया, यानी कि 3500 ऐसे एथलीट हैं जिनको 6,20,000 रुपया अलग से मिलता है, जिसमें 1,20,000 जेब खर्च है। तो सर ऐसी बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत जहां हम उसको लाभ दे रहे हैं, वहीं खेलो इंडिया सेंटर्स, ये जो गांव-गांव यानी कि देश के जिला-जिला में खुलने वाले हैं, इसमें भी जो पुराने चैंपियन एथलीट हैं उन्हीं को ही हम हायर करने वाले हैं, और उनको 5 लाख रुपया सालाना भारत सरकार देगी, ताकि अपने गांव के, अपने शहर के पास रहकर वो ट्रेनिंग दे सकें। ये भारत सरकार 1000 सेंटर आजादी के 75वें वर्ष में इस साल खोलने जा रही है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण, ये सवाल है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो सवाल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही संबंधित होने चाहिए। माननीय एस फेनगोन कोन्याक, आप लीजिए। Thank you, Deputy Chairman, sir. I'm grateful to the Honorable Union Minister, Sports Minister, for developing sports infrastructure in the Northeast. I'd like to know from the Honorable Minister, among the notified upcoming sports facilities, how many of them are in Nagaland? Because seeing the list, in spite of having the potential, my state is yet to produce any internationally recognized sports person. So I'd like to know from the Union Minister. Thank you. Sir, it's a state-specific question. I can provide her the list, but at the same time, I would like to mention here that whatever proposals we have received from the northeastern states, we are looking at that also. But let me say it here, sports is a state subject. The primary responsibility lies with the states. We do the viability gap funding or the hand-holding in many areas where the funds are required. And looking at the Nagaland, I recently met the Honorable Chief Minister and the Sports Minister of the state. They met me and we have sanctioned few projects in the last year also, and my predecessors who are present here, both of them, they have also sanctioned few projects for the state of Nagaland. If need be in future, if any such proposal come, we can openly look at that proposal. Wherever possible, we'll try and help. But sir, when we talk about the Nagaland, the major challenge was how to hold the big events. Sir, Prime Minister Modi started the Khelo India scheme. And I'm glad to say here, the first Khelo India Games, youth games happened in Delhi, where close to 3,000 plus athletes participated. But the second was held in Guwahati. From 3,000, the number went up to 6,100. And then at that time, Sonowal ji was the sports minister, if I remember clearly. It was a great boom in the area of Northeast. And as far as the Nagaland is concerned, sir, Manipur, Meghalaya, other states are concerned, Mizoram. Sir, we have recently held a sports minister conclave. We have picked the state of Manipur at that time so that all the state sports ministers could come to the Northeast, see the facilities available there, and be in that region, how that region is contributing in the field of sports. And there's a long list of sports persons from the Northeast who have won medals for the country and for the states as well, sir. So as far as the Nagaland is concerned, let me assure, whatever you have received in the past, we have very positively sanctioned few projects for that state, and in future also will be open for that, sir. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय पवित्र मार्गेरिटा। Namaskar, Mantriji. My question is that
At first, I congratulate you and the Team India for the outstanding performance in the last Deaf Olympic. And we saw Paramadananda Modi ji, and you had welcomed Team India, who returned with flying colors from the last Deaf Olympic. But my question is that what other new initiatives or steps taken by you for the promotion and assistance to the Deaf Olympic? And parallelly, question. This is the main question. What are the steps taken by you for the promotion and assistance to the Deaf Olympians, the Deaf Olympic and all the stakeholders? Thank you. सर मैं पहला तो ये कहना चाहता हूँ कि सोच बदलो देश बदलेगा, और सोच बदलने का काम भी इसी बात से हुआ कि जहाँ विकलांग कहा जाता था उसकी बजाय दिव्यांग कहने की शुरुआत देश में किसी ने की, स्पेशली एबल्ड कहने की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये सोच बदलने के साथ साथ उनके लिए सुविधाएं भी बदली, और उसका नतीजा ये आया सर कि जब पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, पैरालंपिक्स हुआ, फिर डेफ ओलंपिक्स हुए, तो जितने पिछली कभी हमें मेडल्स इतने नहीं आए। जहां एक और टोक्यो ओलंपिक्स में 7 आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, और अभी जब स्पेशल ओलंपिक्स हुआ तो वहां पर भी भारत के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए की मदद की, और जर्मनी में जाकर हमारे खिलाड़ियों ने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम भी स्पेशल ओलंपिक्स में किया है। ये भारत सरकार की मदद और फेडरेशंस के काम के कारण हुआ। तो जहां तक इन स्पेशली एबल्ड एथलीट सर, क्योंकि सारे अलग हैं, ब्लाइंड के लिए, डेफ के लिए, पैरालंपिक्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, और जहां जहां मदद की आवश्यकता होती है हम वो भी कर रहे हैं। और हमारे स्टेडियम्स में इन एथलीट्स के खेलने के लिए, क्योंकि सुविधाएं नॉर्मल एथलीट से थोड़ी अलग देनी पड़ती है, इनके साथ एक एक सपोर्ट स्टाफ अलग से देना पड़ता है, तो उसका प्रावधान भी हम लोग कर रहे हैं। और शीघ्र ही, आज मैं उसकी घोषणा यहाँ तो नहीं कर सकता, लेकिन हम उस दिशा में कुछ करने की जा रहे हैं ताकि हमारे स्पेशली एबल एथलीट्स, जिसमें डेफ ओलंपिक्स भी आता है, पैरालंपिक्स भी आता है, इनके बारे में कुछ और भी सोच रहे हैं। आने वाले समय में उसकी भी जब उचित समय पे घोषणा होगी तो मैं इतना ही एश्योरेंस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जहाँ ओलंपिक्स गेम्स के लिए हम लोग बड़ी प्राथमिकता देते हैं, उतने ही बल, उतनी प्राथमिकता इन बाकी पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, बाकी गेमों के लिए देते हैं। राज्यों में बाकियों के लिए अलग अलग कैश प्राइज हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेन ओलंपिक्स के लिए, वही पैरालंपिक्स के लिए भी कैश प्राइज उतना ही दिया जाता है। एक समान नजर से देखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और सुविधाएं भी वो करने का कार्य होगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you very much, sir. My supplementary arises from the reply of the Honourable Minister, and various schemes that has been taken in Northeastern region. Particularly, the infrastructure has been built to an international standard because of holding of earlier games. National games were held in Assam, in Manipur. Fellow India, second Fellow India game was held in Guwahati in Assam. So many infrastructure, world-class infrastructure has been built already, and due to the initiative of the Honourable Minister, he himself is a sports person, and the field of sports and games have been in a top position in nowadays, where many of the Olympians are from Northeastern region, are participating in Olympics and many other international games. So my question to Honourable Minister, with this infrastructure and with this contribution in terms of players from Northeastern region, whether Honourable Minister will propose to have an international game like Commonwealth Games or Asian Games, or later on maybe Olympics. We have the experience, because the last international game that was held in Guwahati was SAF Games. Please so be brief after in SAF question. game, after SAF game, sir, no international game has held. Thank you, Mani Mantri ji. Please. How the minister? Mani Mantri ji. Mani Mantri, please. क्वेश्चन में अगर आप ब्रीफ नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। सर, माननीय कलिता जी को स्वयं भी खेल जगत से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि ना केवल आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बल्कि उसके आसपास लगती जो सुविधाएं हैं,
रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। और सर इसकी कमियां बहुत पहले होती थी, 2014 से पहले। आज मैं सदन में खड़ा होकर कह सकता हूं कि पिछले 9 सालों में 8,480 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 16,000 किलोमीटर सड़कों का जाल वहां पर बिछाया गया है। ये एक सुविधा मिली है सर। एयरपोर्ट हमारे दुगने हो गए सर, जो हमने सोचा नहीं था, जो 70 साल में नहीं हुए वो 9 साल में हो गए हैं। और हमारी रेल की कनेक्टिविटी में भी बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। और इसी तरह से ही इससे सर सबसे बड़ी गंभीरता नजर आती है कि प्रधानमंत्री जी का दौरा 9 साल में 60 बार नॉर्थ ईस्ट का हुआ है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है। सर हम आज के समय 1350 प्रोजेक्ट, केवल मेरे डिपार्टमेंट के नहीं सर, कुल मिलाकर भारत सरकार के 1350 प्रोजेक्ट लगभग 15,760 करोड़ रुपए के नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रहे हैं। सर ये गंभीरता दिखाता है भारत सरकार की नॉर्थ ईस्ट के प्रति। जब ये सारा इंफ्रा बन रहा है सर, तो वो समय भी दूर नहीं। अगर पहले सोनोवाल जी ने सैफ गेम्स और बाकी गेम्स बड़े कराए, किरण जी ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार करने का काम किया, तो मेरे समय भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर लगभग 3,37,000 करोड़ रुपया अब तक पिछले 9 सालों में खर्च कर चुके हैं। 3,37,000 करोड़ रुपया सर, ये अपने आप में दिखाता है कि जब इंफ्रा बन रहा है तो इवेंट्स कराने में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये फेडरेशंस को इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। सरकार साथ में खड़ी होगी जब ऐसा कोई मौका आएगा सर। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 153 माननीय अजीत कुमार भूया, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभापति पर रख दिया है। Question relates to projects under North East Special Infrastructure Development Scheme. सवाल माननीय अयोध्या रामी रेड्डी जी, विषय के अनुरूप सवाल होगा, प्लीज। Yes. So I would like to ask the Honorable Minister about the outcomes relating to increasing the physical infrastructure in Northeastern region, especially with regarding to water, power, and the connectivity, the road connectivity, rail connectivity. Also, I wanted to know how the social infrastructure. Yes, only one question. Same thing. How the health and education also. Thank you. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट रीजन के विषय में अभी आदरणीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा की थी। और जब माननीय सदस्य ने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट, रोड्स में, रेलवे में, शिक्षा में, तब मैं कहूँगा कि रोड्स में मैं कहूँ तो हमारा नेशनल हाईवेज, इसमें हमारी 261 रोड्स का काम हो गया है या चल रहा है। और ये 1,05,000 करोड़ रुपए 2014 के बाद हमने खर्च किया है। और इसी तरह से रेलवे में नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ साथ हमने बांग्लादेश के भी ट्रैक बनाने का काम किया है। और इसमें 81,941 करोड़ रुपए से हम 1,909 किलोमीटर का ट्रैक हमने बनाने का काम किया है। एयरपोर्ट के विषय में भी बताया कि 9 एयरपोर्ट 2014 से पहले थे, लेकिन आज हम 17 एयरपोर्ट हम कर चुके हैं। मैं शिक्षा के संबंध में मैं कहूँ तो नए विश्वविद्यालय स्थापित हमने जो किए, नए विद्यालय स्थापित किए हैं 843। उच्च शिक्षा में 8 नए MBBS कॉलेज बनाने का काम किया है, 2 नए IIT कॉलेज बनाने का काम किया है, एक नया IIMC बनाने का काम किया है, एक नया एम्स हमने गुवाहाटी में बनाने का काम किया है जिसका उद्घाटन भी हो गया है, एक नया हमने खेल का विश्वविद्यालय बनाने का काम भी माननीय मंत्री जी ने कहा है। तो इस तरह से हमने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। और मैं इसी तरह से जल मार्ग की बात मैं कहूँ तो केवल 2014 से पहले एक जल मार्ग होता था, आज हम 1,040 करोड़ रुपए से 18 जल मार्ग बनाने का काम भी हमने किया है। और इसी तरह से दूर संचार में हमने 5,600 गांव को दूर संचार से कनेक्ट करने का काम किया है। और 2023 के अंत तक कनेक्टिविटी पूरी तरह से हम करने का काम करेंगे। माननीय महोदय, इसके साथ साथ अगर मैं माननीय मंत्री जी संक्षेप में ही उत्तर दें।
मेरा माननीय महोदय, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मंत्रालय लगातार, जैसे माननीय जी किशन रेड्डी जी हमारे मंत्री हैं, आपके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट रीजन को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। और अष्टलक्ष्मी केवल कहते ही नहीं है, और कहते हैं कि देश का विकास का द्वार नॉर्थ ईस्ट से गुजरता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम 10% GBS का पैसा जो 54 मंत्रालय से आता है उसको पूरी तरह से खर्च कराने के लिए, और संबंधित जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने कहा कि 60 बार 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री का दौरा नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, और केवल माननीय प्रधानमंत्री का ही नहीं, 470 दौरे हमारे मिनिस्टर्स के हुए हैं। वहाँ पर जाकर के एक एक रीजन में एक एक क्षेत्र में जाते हैं और पूरे आउट ऑफ स्टेट को हमने डेवलपमेंट करने का काम किया है। और पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में 2014 से पहले और 2014 से बाद का नॉर्थ ईस्ट बदला हुआ नॉर्थ ईस्ट है। पहले का जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि आज बदला हुआ नॉर्थ ईस्ट है माननीय मोदी का नॉर्थ ईस्ट। धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा जी। महोदय धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया। मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाते हुए एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के देवांग वैली में एक गांव है एनेनी, वहाँ का पॉपुलेशन 12,000 है और वे लोग अपने आप को रुक्मिणी के वंशज मानते हैं। उस गांव का एक नकारात्मक फीचर यह है कि लोग सुसाइड बड़ी मात्रा में करते हैं, इसलिए उसको सुसाइड विलेज के नाम से भी जानते हैं। और उस पर यहाँ तक सुसाइड होता है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एक तरुण मेने नाम के व्यक्ति ने एक PhD भी किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उस गांव में काउंसलिंग की व्यवस्था क्या की जा रही है और उस गांव के लोगों को बाहर का टूरिज्म करके, बाहर की यात्रा करा कर, जिससे कि वे बाहर की दुनिया देखें और उस मानसिक स्थिति से बाहर निकलें जिससे वो दशकों से रह रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सवाल चूंकि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, माननीय मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते। माननीय सदस्य को महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश क्योंकि रुक्मिणी जी के नाम से जाना जाता है और हम सब जानते हैं कि रुक्मिणी जी की शादी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में हुई थी। बताओ गुजरात का। और हर वर्ष माधवपुर मेला लगता है। इस बार भी मैं उस मेले में गया था। मैं भी था। आप भी माननीय मेघवाल जी भी गए, उसमें पहुंचे थे। तब मैं कह सकता हूं कि मेरा जुड़ाव तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट होने के साथ साथ, चूँकि ब्रज का रहने वाला हूं, वृंदावन के पास का रहने वाला हूं, इसलिए मेरा विशेष जुड़ाव भी है। लेकिन जो विषय आपने रखा है, मैं गंभीरता से आपके उस गांव का केवल निरीक्षण कराऊंगा ही नहीं, स्वयं भी अरुणाचल जब जाऊंगा तो उस गांव का निरीक्षण भी करूंगा और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर कैसे रोक लगे, कैसे हम अरुणाचल जो रुक्मिणी जी के नाम से जाना जाता है उसको हम और कैसे विकसित और यादगार बनाने का काम करें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल जैन। उपसभापति महोदय, आपने दिया है। वर्तमान में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में भारत में कृषि, शिक्षा, पर्यटन, आधारभूत संरचना, रोजगार को बढ़ावा देने के सार्थक प्रयास कर रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लुक ईस्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित कर पूर्वोत्तर की जनता को भरोसा दिया है। अमृत काल में पूर्वोत्तर भारत की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। माननीय, मेरा सवाल है कि PM डिवाइन योजना के अंतर्गत भारत केंद्र सरकार पूर्वोत्तर विकास के लिए कितना धन खर्च कर रही है और कब तक ये योजना पूरी होने वाली है? धन्यवाद। माननीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि PM डिवाइन में 22-23 के लिए हमने 1500 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था की है और आने वाले 4 वर्षों के लिए 4600 करोड़ की व्यवस्था हमने और की है और आने वाले समय में उनके प्रपोजल जैसे जैसे स्टेट के आएंगे उस पर भी हम काम करेंगे। मोटी रकम क्या है? धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 154 माननीय AD सिंह अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जवाब सदन पटल पर रखा। धन्यवाद। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय V. विजयसाई रेड्डी। Sir, India has been trying to construct polar research vehicle or icebreaker ship for the last 1 decade, yet the goal is yet to be achieved, sir.
despite the maintenance of 2 operational polar scientific research stations in Antarctica, namely Bharati and Maitri by India, sir. Can the Honorable Minister explain to the House the reasons why there is a delay? Why there is a delay? Thank you, sir. Sir, there are actually 3 research stations in the pole, 2 in the Antarctic region, that is South Pole, Himadri in the North Pole, and Maitri and Bharti in the South Pole. Definitely we do need icebreaker or ice sheet, whatever you may call it, to continuously make ourselves accessible to our research station, which are required for various reasons, especially in today's time. It is extremely critical to maintain research station in the polar region, because from there you have better advantage to understand about the climate change and other scientific purpose. For the question specifically raised by the Honourable Member, I also feel deeply concerned that the machine which we should have acquired has not been with us because of the reason which he has asked. Sir, in 2014, the Cabinet had approved for 1,051 crore, which is the estimated cost at that time. And the tender was floated, and the company which had participated and got the right to build the ship failed to do it due to raising certain conditions which were not part of the tender process or which were not part of the agreed terms. So, considering the legalities or whatever is in the national interest, the Government of India decided to abandon that. However, another effort was being initiated, and now we are ready with the proposal to be moved by the EFC, the cost which is estimated at 2,600 crore. Now, since the increase in the total estimated cost is more than double, we will have to be very careful. But I am hopeful that in this financial year, we should be ready to propose this estimate and move in the Cabinet. And in the time span of 5 years, we should be ready with the ship. The bigger concern is, I discussed with our shipping minister, Sonowal is sitting here. Yesterday also I had an informal discussion with him. As per Prime Minister's vision, we would like to manufacture the ship in our country. It is not an ordinary ship. It is an icebreaker for the use in the polar region research, also in the tropical ocean. Because when you're not going to the polar region, the ice cutting machine will be stopped and it will function like a normal ship. So our shipping ministry is also in talk with some of the countries like Russia, which are very advanced in making this kind of icebreaker ship. So I'm hopeful in next 5 years' time, we should be able to build the ship, hopefully in India. Thank you. Now, Lieutenant General Retired Dr. D.P. Vats. माननीय सभापति जी, आपकी इजाज़त से मैं मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस से पूछना चाहूँगा कि हमारी हिमालय की भी करीब 4000 किलोमीटर की रेंज है और वो सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाता है। वैसे तो अटल टनल, बहुत सी टनल्स, रोड्स बना के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सराहनीय काम किया है। मैं मिनिस्टर से ये पूछना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस टू कीप दी लाइफ नॉर्मल फॉर द इनहेबिटेंट्स सो दैट दे डोंट माइग्रेट टू द लोअर एरियाज, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन? Thank you. Sir, the role of the Ministry of Arts Sciences is mainly the research work and to provide all the necessary inputs for all the implementing, executing ministries and organizations in carrying out the national agenda. We have 5 main areas of functioning in our ministry. One of the functioning is cryosphere and the climate program. So since Himalaya at the higher reach is covered with the snow, so the area comes under my ministry. We have a station called Himans, which is located in the Spiti area.
Lahore Spiti area in Himachal Pradesh. I am proposed to go. I will take Anurag Thakur with me because that is his home state. So right after this parliament session, I have proposed to visit the Himan station to spend some time with our researchers and the scientists. I have recently been to North Pole in the Arctic, and I spent there a few days, and I have really understood what our scientists and researchers are doing there, which are of great importance, not only for India, but for the global community. For the Himalayan region, I have already expressed that since Himalaya belongs to India, the name also is related to India and our value system. Himalaya must be a focus area. So North Pole, South Pole, Himalayas, these are the three poles on the planet Earth. So the third pole, which is the Himalayan region, we are giving lots of focus. And for that, there are various other organizations who are also working in the Himalayan region. So for the safety, for the well-being of our people living in the Himalayan region, especially the higher region where the Honorable Member is mentioning about the migration, thinning of the population due to lack of proper basic amenities for sustenance of lives in the border area, Prime Minister Modi ji has already launched Vibrant Village program. So that will also encompass all the requirements so that we will not only ensure our border population to continue to live in the higher portions of the Himalayan region, but also to provide them better facilities, which will also be important from the strategic security angle also. So Himalayan region is a priority area, and after 2014, most of the border areas and border villages are being provided with the basic amenities, and the life of the border people are changing. I myself, coming from the border area, I understand what is the life in mountain, in Himalaya border areas. So definitely, we are excited that we have got a Prime Minister who has given full priority to the Himalayan region. Thank you. Thank you. Question number 155, माननीय विनय विश्वम जी अनुपस्थित. माननीय मंत्री जी, सॉरी, माननीय मंत्री. Minister can leave the platform. फर्स्ट सप्लीमेंट्री सुलता देव जी, माननीय सुलता देव. धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे प्रश्न काल में प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में कितने परसेंटेज ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट है और हमारे ओडिशा में उसमें से कितने परसेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं जंगल हमारी जीवन रेखा है. वो जीवन रेखा को बचाने के लिए, वो डीम्ड फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो नया फॉरेस्ट कंजर्वेशन कानून आया है, उसमें डीम्ड फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोई नियम है? अगर है तो काइंडली. धन्यवाद. थैंक यू सो. माननीय मंत्री जी. सभापति महोदय, जो प्रश्न इन्होंने पूछा है यह तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है. मैं इसका विशेष रूप से जो इनकी जानकारी इनको देना चाहिए वो लेकर के मैं दे दूँगा. धन्यवाद. डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी. माननीय सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, INDIA अर्थात इंटरनेशनल नार्सिसिस्टिक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय आत्ममुक्त विनाशकारी विचारधारा संघ के सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके पीछे कोई न कोई निश्चित कारण है. सवाल पूछिए. जी मैं सवाल पे आ रहा हूँ. अध्यक्ष जी मैं सवाल पे आ रहा हूँ. ये सवाल सुनने से नहीं पैदा हुआ. सवाल से संबंधित नहीं होंगी, आप जानते हैं रूल्स के तहत नहीं जाएंगे रिकॉर्ड. अध्यक्ष जी मेरे सवाल को सवाल पूछ लीजिए, आप मान जाएंगे. प्लीज जी, अगर इन्होंने सवाल पूछा है तो इसका मतलब अपने सवाल के बारे में पूछिए. जी जी, अपने सवाल के बारे में. जी इसका मतलब है जी, इसका मतलब है कि इस देश में ऐसे कानून बनाए जाते थे जो विदेशी एजेंसियों के इशारे पर, विदेशी एजेंसियों की सलाह पर, और आज 70 साल में दास्ता से मुक्त न होने की मानसिकता के साथ उनके द्वारा नियंत्रित होकर कानून बनाए जाते थे. मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि 2014 के पहले इस देश में जितने भी कानून बनाए गए हैं आज़ादी के बाद, उनमें कौन कौन से काम कानूनों को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की मदद ली गई है, उन्हें कितनी फंडिंग की गई है, और क्या उसका कोई जांच करवाएंगे? धन्यवाद. मेरी समझ से इस सवाल का ताल्लुक इससे नहीं है, इसलिए आप प्लीज. डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी. माननीय सदस्यगण,
विषय से संबंधित ही सवाल होगा आपका, तो माननीय मंत्री उत्तर नहीं, उपसभापति जी, विषय से संबंधित ही मेरा सवाल है। उम्मीद करता हूं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो वन संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है, इसमें ग्रीन कवर बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई है। क्या इसको दृष्टि में रखते हुए जो व्यवस्था की गई है एग्री फॉरेस्ट्री की, किसान अपनी निजी भूमि में वन लगा करके उसका वन उपज का उपयोग कर सकता है, क्या ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी? और सोशल फॉरेस्ट्री और एग्री फॉरेस्ट्री के लिए किसान को स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी? धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न माननीय अशोक जी ने कहा है, और इसीलिए तो यह 2023 का जो संशोधन विधेयक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मंत्री भूपेंद्र जी ने जो कल यहाँ आपके समक्ष लाया और वो पारित हुआ, तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री और किसानों के लिए विशेष रूप से उन्हीं को तो जागृत करने के लिए, उनको जगाने के लिए और उनको हक देने के लिए कि वो फॉरेस्ट लगाएंगे, जो हमारा जलवायु परिवर्तन के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत भेंट किया है कि 2070 तक हमें नेट जीरो करना है, तो निश्चित रूप से कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना ही आवश्यक होगा। और इसीलिए किसानों के लिए और तमाम ऐसे जो लोग प्राइवेट रूप से अपना करना चाहेंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी। उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी, न पेड़ लगाने के लिए न पेड़ काटने के लिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 156 डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। माननीय मंत्री, नहीं प्लीज माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 156 वन ग्राम विकास योजना। माननीय मंत्री जी, वन ग्राम विकास योजना सभा पटल पर रख दिया। पहला सप्लीमेंट्री डॉक्टर बोंडे जी। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली 2200 गांवों के लिए, आदिवासी गांवों के लिए हर साल अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ खर्च किए जाते हैं। तो उसके वजह से इन ट्राइबल गांवों में रहने वाले आदिवासी लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है और उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है? धन्यवाद। माननीय मंत्री, जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, सचमुच में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में जो वन ग्राम विकास योजना नामक जो यह योजना है, ये आदिवासी मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। फिर भी और जो मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 5-6 से लेकर के और 11-12 तक देश में कुल 12 राज्यों में 2847 वन गांवों और बस्तियों में ये जनजातीय उपयोजना का विशेष केंद्रीय सहायता के तरह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया था। और इसी उद्देश्य से लगभग 36,428 गाँव में महोदय ये 50% एसटी पॉपुलेशन को और साथ साथ 500 ऐसे एसटी जो हैं उनको चिन्हित करने का 21-22 से लेकर 25-26 तक ये सरकार ने योजना बनाई है। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल बोंडे जी। माननीय उपसभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री वन धन योजना भी शुरू की है और इस प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव योजना में ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन वगैरह के साथ में इनकम जनरेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी उसको भी बढ़ावा देना है। मुझे मंत्री महोदय से पूछना है कि ग्रामीण स्तर पे उद्योग क्षमता, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार बढ़ाने के लिए विशेषतः डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट मार्केटिंग का रोजगार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कुछ कार्रवाई होती है क्या? धन्यवाद। जो प्रश्न इन्होंने कहा है कि पूछा है कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में, तो निश्चित रूप से इस स्कीम को उसमें विलय कर दिया गया है और उसके लिए राज्य सरकार को विशेष रूप से 20.38 लाख रुपया प्रत्येक गांव को
और इस प्रकार के उनको जो लाभुक है उनको हर तरह का कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, उसके लिए ये प्रदान की गई। धन्यवाद। माननीय श्री अमर पटनायक जी। सर, ये जो प्रश्न है, सर प्रश्न में जो उत्तर रखा गया है, सर प्रश्न तो जो उत्तर है उसमें लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैड इम्प्लीमेंटेड अ स्पेशल एरिया प्रोग्राम अंडर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान फ्रॉम 2005-06 टू 11-12। तो सर इसका जो आंकड़ा रखे गए हैं सर, उस आंकड़ा में आप देखेंगे उड़ीसा में 2020-21 लास्ट पेज में 2020-21 में जब 9,010.42 लाख करीबन 90 करोड़ मिलता था, 21-22 में वो विलय होने के बाद वो 27 करोड़ 1/3 हो जाता है, और उसके बाद 1,000 करोड़ फिर आधा हो गया। तो इससे मुझे लगता है कि जो ट्राइबल एरियाज, जो इसका जो स्कीम है कि फॉरेस्ट में जो विलेजेस कवर्ड होना चाहिए, उनका कैसे उनको फैसिलिटीज पहुंचा जाएगा, जो अभी उत्तर में रखा गया, तो ये नहीं हो पा रहा है। और उड़ीसा जो छोटा नागपुर प्लेटो का एरिया में है, मध्य प्रदेश में उसमें हम देखेंगे कि 893 विलेजेस कवर्ड है और उड़ीसा में 20 विलेजेस कवर्ड है। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा में इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो नहीं रहा है। ट्राइबल एरियाज आर बीइंग नेग्लेक्टेड and the allocation of funds to Odisha also has been extremely low. Will the minister kindly consider looking into this, and even if this doesn't belong to his ministry, pass it on to the Ministry of Tribal Affairs? Thank you so much. माननीय सभापति महोदय, ये जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम है, और इसके कारण दोनों स्कीमों को मिलाकर के ट्राइबल गांवों में विकास करने का और उनके जीवन स्तर में समृद्धि लाने का प्रयास किया गया है। इसलिए जब इस स्कीम के फंड्स को पढ़ा जाए तो उसको केवल एक पक्ष ना पढ़ा जाए। जब कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम होता है तो राशि अपने आप में अलॉट होती है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्कीम का जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहले प्रिपेयरिंग द विलेज डेवलपमेंट प्लान बेस्ड ऑन नीड्स, पोटेंशियल एंड एस्पिरेशन। तो कभी भी हम किसी भी प्रकार से इन तीनों चीज़ों को जब ट्राइबल मिनिस्ट्री जोड़ती है तो किसी प्रकार से कमी नहीं आने देंगे। दूसरा विषय, मैक्सिमाइजिंग द कवरेज ऑफ इंडिविजुअल फैमिली बेनिफिट स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो वो बजट में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप उसको व्यापक रूप से देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री आवास से लेके, वैक्सीनेशन से लेके, शौचालय से लेकर, अनाज से लेकर जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत देने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन वाइटल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। और इसीलिए इसमें जो गांव का चयन किया गया है, मेरे माननीय मंत्री जी ने जो पहले जवाब दिया है, टोटल 36,428 विलेज जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा किए जाते हैं, और उसके साथ ही साथ विलेज डेवलपमेंट प्लान को बनाते समय रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब को वीडीपी के दायरे में लिया जाता है। क्योंकि ये जो पूरी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा संचालित की जाती है, तो उसकी जो व्यापकता समग्रता है वो मंत्रालय इसको निश्चित रूप से आपको संज्ञान में दे सकते हैं, और राज्य सरकार के मांग के आधार पर भी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। देश भर में 2021-22 में 78.15 करोड़ रुपए तथा 22-23 में 135.18 करोड़ रुपए योजना व्यय अलग से भी हुआ है, जो मैं मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूँ, इसलिए इसको व्यापकता के आधार पर देखना है। धन्यवाद। माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बनगांव की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बनगांवों की संख्या दर्शाने वाले विवरण में उत्तर प्रदेश में 13 बनगांव का जिक्र किया है। महोदय, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसमें सोनभद्र, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, महाराजगंज आदि और जिले वन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में बनगांव की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे तथा बनगांव को चिन्हित करने का क्या मापदंड है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। धन्यवाद।
माननीय मंत्री जी। जो मापदंड है वो all state and UT having notified ST population are covered under the scheme. A total of 36,420 villages having at least 50% ST population and 500 ST persons have been identified to be covered during the financial year 2021 to 25-26. इसके अलावा अगर कोई तथ्य माननीय संसद महोदया के पास में है जो इसके में फॉल आउट आते हैं तो निश्चित रूप से पहुंचाएं। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को वो उनके जो सुझाव है वो प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। माननीय श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ, आपने मुझे अवसर दिया है। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से विधायक थी। हम एक दिन में लाखों हजारों पेड़ लगाते हैं बंधों के किनारे, और लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो बंधे अगली बार जब पेड़ लगाते हैं तो वो पता नहीं चलता पेड़ कहाँ गए। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग कि वो पेड़ सुरक्षित रहे और नए पेड़ हम कहीं और लगा सकें? अभी मंत्रालय के द्वारा जो वृक्षारोपण है उसके पोर्टल भी, उसकी मॉनिटरिंग भी शुरू की गई है। प्रश्न जो है मैं ये 1 ग्राम का है और माननीय सदस्य का प्रश्न जो है वो पेड़ की देखभाल करने का है, लेकिन पेड़ की देखभाल की भी चिंता हम करेंगे। उनके पास कोई और सकारात्मक सुझाव हो तो भेजेंगे, हम निश्चित रूप से चिंता करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 157 श्रीमती जेबी माथेर हिसम, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। उपसभापति महोदय, जवाब सभा पटल पर रख एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। धन्यवाद। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय ईराना कडाडी। माननीय ईराना कडाडी। धन्यवाद महोदय। मेरे गृह क्षेत्र बेलगावी में ईएसआईसी समिति द्वारा 100 बेड का ईएसआईसी अस्पताल को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इस पर काम बहुत धीमे गति से हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने हर विलंब का संज्ञान लिया है, और यदि हाँ तो इस अस्पताल को निर्माण का कार्य कब तक शुरू करने की योजना की है? धन्यवाद। माननीय मंत्री। महोदय, सांसद जी का जो प्रश्न था, क्योंकि जो प्रश्न थे वो केरल से थे, लेकिन इनका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं जरूर लिख के मैं दूंगा। उनका विलंब होने के कारण क्या है उनका मेरा पास डाटा नहीं है। धन्यवाद। आपके सदस्य आपके सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी बता देंगे लिखित रूप से। धन्यवाद। माननीय श्री धनंजय महादिक जी। उपसभापति महोदय, सभापति महोदय, केंद्र सरकार के माध्यम से जो ईएसआई हॉस्पिटल करीब सभी जिलों में दिए गए हैं, वो श्रमजीवियों, उनके परिवारों की चिकित्सा, इलाज, दवाइयाँ और ऑपरेशंस का काम करते हैं। मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में सर एक ईएसआई हॉस्पिटल 2018 में शुरू हुआ है, लेकिन वो पूरा पर्याप्त काम वहाँ पे नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स की कमी हो, स्टाफ की कमी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि इस तरह जो कई साल बंद थे जो ईएसआई हॉस्पिटल, हमारा करीबन 15 साल बंद था, फिर वो शुरू हुआ और अभी शुरू होने के बाद भी वो पूरे क्षमता से नहीं चल रहा है। तो ऐसे जो हॉस्पिटल्स है उनके लिए आप कोई सुविधा या उनके लिए कोई निर्णय ले रहे हैं क्या? और महाराष्ट्र में और कितने ऐसे हॉस्पिटल की महाराष्ट्र सरकार ने डिमांड की है, अगर उसकी जानकारी है तो कृपया दीजिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम 2 प्रकार की हम अस्पताल चलाते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और एक हम कॉरपोरेशन के द्वारा। तो मैं जरूर उनका जो हॉस्पिटल है उसका बारे में मैं जानकारी लूँगा और विस्तार से उनको बताऊँगा। आपके सवाल का भी जवाब माननीय मंत्री जी आपको दिया। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। But my question was 158, I think. 158. Question number 158 now. Thank you. So first supplementary you will get Mr. Rajiv Sukla is absent. Yes, sir. Thank you so much. Sir, I have a very simple question, sir. It's a question that plagues everyone who goes abroad with a passport in the pocket. डर लगा रहता है कि पासपोर्ट कहीं खो ना जाए,
और अगर पासपोर्ट खो गया तो क्या करेंगे? So it's a general concern everyone has. So would the honorable minister be interested to probably provide a international toll-free number? कोई भी परिवार tourism में है, कहीं पर भी है. Thank you. Time is very short. So, I'm sorry. Yes. Honorable Minister. Certainly consider that suggestion, but to reassure the honorable member, today if he goes to the nearest Indian embassy or consulate, we have a global database and he can check his passport and immediately it will be issued. Thank you. Thank you, Honorable Minister. The House will meet again at 2 p.m. today. Thank you.